हेलो गाइस, वेरी गुड इवनिंग। सो आज हम बात करेंगे इंटरस्टेट माइग्रेंट वर्कमैन, दैट इज़ रेगुलेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट एंड कंडीशंस ऑफ सर्विस एक्ट 1979। ये प्राइमरीली उन लोगों के लिए है जो एक स्टेट से दूसरे स्टेट जाते हैं एज लेबरर्स, एज जो जिनको कि कॉन्ट्रैक्टर्स रिक्रूट करते हैं, एक स्टेट से लेते हैं दूसरे स्टेट में डिप्लॉय कर देते हैं। सो दिस एक्ट इज़ फॉर दोज पीपल, जैसे कि आप देख भी रहे हैं कि कोरोना वायरस के टाइम पे बहुत से मज़दूर हैं जो एक स्टेट से दूसरे स्टेट माइग्रेट कर रहे हैं। तो उनके कुछ राइट्स के बारे में ये एक्ट है। और ये इसमें कॉन्ट्रैक्टर की क्या लाइबिलिटी बनती है, जो एम्प्लॉय कर रहा है उसकी क्या लाइबिलिटी बनती है, प्लस ये जो लेबरर्स हैं इनके क्या राइट्स हैं, उसके बारे में आज हम बात करेंगे। So guys, yes, let's start. Interstate Migrant Workmen Act 1979. Coronavirus calls for Interstate Migrant Workmen Act 1975 79. So इसमें first point है, following the novel coronavirus pandemic, the nationwide lockdown announced on March 24th at short notice has caused immense distress to migrant workers around the country. वैसे आप देख भी रहे हैं बहुत सारे laborers जो दूसरे state में हैं, they want to come back home. तो इसकी वजह से, कोरोना वायरस की वजह से उनको बहुत प्रॉब्लम हुई है। Those working in the field of labor welfare have recalled the Interstate Migrant Workmen Act 1979 to regulate the employment and working conditions of the interstate migrants, but feel the lack of serious implementation has led to their rights being ignored. इस एक्ट के सीरियस इम्प्लीमेंटेशन ना होने के कारण इन लेबरर्स के राइट्स जो हैं वो इग्नोर हो गए हैं। तो आइए लेट्स स्टडी की प्रोविजंस। इस एक्ट में जो प्रोविजंस हैं वो क्या क्या है। द एक्ट सीक्स टू रेगुलेट द एम्प्लॉयमेंट ऑफ इंटरस्टेट माइग्रेंट्स एंड देयर कंडीशंस ऑफ सर्विस। किस तरह की कंडीशन होनी चाहिए सर्विस की, उनका एम्प्लॉयमेंट कैसा होना चाहिए, उसको रेगुलेट करने का इसमें एक प्रोविजन ये है। सेकंड है, इट एनविसेजेस अ सिस्टम ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑफ सच एस्टैब्लिशमेंट। ये जो भी डिप्लॉयमेंट करते हैं फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर स्टेट, इस पूरे सिस्टम का रजिस्ट्रेशन होता है। Third, the principal employer is prohibited from employing interstate workmen without a certificate of registration from the relevant authority. मतलब कि जो भी employer है उसको एक सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन रेलेवेंट अथॉरिटी से लेना पड़ेगा इंटरस्टेट वर्कमैन को डिप्लॉय करने के लिए। इंटरस्टेट वर्कमैन वो होता है जो दूसरे स्टेट से उनके एम्प्लॉयर के स्टेट में जा कर के काम करता है। तो इस चीज़ को करने के लिए उनको एक सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा फ्रॉम रेलेवेंट अथॉरिटी। दिस इज़ वन प्रोविजन इन दिस एक्ट। The law also lays down that every contractor who recruits workmen from one state or for deployment in another state should obtain a license to do so. एक उस employer को जो कि एक स्टेट से दूसरे स्टेट में मजदूरों को डिप्लॉय करते हैं उनको एक लाइसेंस भी लेना पड़ता है उसके लिए। कॉन्ट्रैक्टर्स आर बाउंड बाय सर्टेन कंडीशंस, उनको कुछ कंडीशन से बाउंड किया गया है जो भी कॉन्ट्रैक्टर्स हैं या एम्प्लॉयर्स हैं। These include committing them to providing terms and conditions of agreement or any other agreement on the basis of which they recruit workers. एक particular terms of conditions होते हैं, उसी के अंडर में इनको रिक्रूट करना चाहिए। तो इसके कुछ और की डिटेल्स हम पढ़ते हैं। इसमें राइट्स ऑफ इंटर स्टेट वर्कर्स के बारे में अगर हम बात करें कि जो लेबर्स एक स्टेट से दूसरे स्टेट जाते हैं उनके राइट्स के बारे में, तो इन एडिशन टू जनरल लेबर लॉज, जो भी जनरल लेबर लॉज हैं उनके एडिशन में एप्लीकेबल टू ऑल द वर्कर्स, इंटर स्टेट वर्कर्स आर इंटाइटल्ड विद, जो जनरल लेबर लॉज हैं उनके अलावा इंटरस्टेट वर्कर्स को और भी कुछ भी चीज़ें इंटाइटल की जाती हैं, वो जो हैं इक्वल और बेटर वेजेस। मतलब जैसे कि जो भी मजदूर अपने स्टेट में जितना भी लेबर उसको मिलता है, जो भी वेज मिलता है उससे उसके बराबर या उससे ज़्यादा वेज मिलेगा दूसरे स्टेट में जा कर के। Equal or better wages for similar nature and duration of work applicable for the local workmen or stipulated minimum wages under the Minimum Wages Act 1948, whichever is more। जैसे कि एक स्टेट से दूसरे स्टेट में लेबर गया काम करने के लिए, तो उसको या तो अपने स्टेट के बराबर वेज मिलेगा लेबर करने के लिए, या फिर उसको स्टिपुलेटेड मिनिमम वेजेस अंडर द मिनिमम वेजेस एक्ट 1948 के अंतर्गत जो भी उसका मिनिमम वेज होगा उतना वेज मिलेगा। इन दोनों में से जो ज़्यादा होगा वो मिलेगा। डिस्प्लेसमेंट अलाउंस, मतलब जब एक स्टेट से दूसरे स्टेट में लेबर जाता है तो उसको डिस्प्लेसमेंट में जो भी चार्ज लगा, ओके, इसको आप पढ़ सकते हैं, इट इज़ गिवन इन सेक्शन 14, बट मैं आपको एक एडिशनल इन्फॉर्मेशन दे सकती हूँ कि एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जाने पे उसका जो भी खर्चा हुआ है वो उसको एट द टाइम ऑफ एम्प्लॉयमेंट मिलता है किस उस लेबर को जो जा रहा है दूसरे स्टेट में। होम जर्नी अलाउंस सेक्शन 15, मतलब जब भी लेबर अपने घर आएगा वो जर्नी का अलाउंस भी उसको कॉन्ट्रैक्टर ही देगा ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ जर्नी।
नाउ सूटेबल रेजिडेंशियल अकोमोडेशन मतलब उनको एक रहने के लिए जगह, मेडिकल फैसिलिटीज़ फ्री ऑफ चार्ज, ये भी ऑन मैंडेटरी बेसिस, दिस इज़ मैंडेटरी मतलब कंपल्सरी। टर्मिनेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट आफ्टर द कॉन्ट्रैक्ट विदाउट एनी लाइबिलिटी, मतलब एम्प्लॉयमेंट का कॉन्ट्रैक्ट जो है वो टर्मिनेट हो जाएगा आफ्टर द कॉन्ट्रैक्ट टेन्योर, जो भी उसका टाइम होगा उस टाइम पीरियड के बाद वो टर्मिनेट हो जाएगा विदाउट एनी लाइबिलिटी ऑन द लेबर। राइट टू लॉज कंप्लेंट विद द अथॉरिटीज विद इन 3 months ऑफ एनी इंसिडेंट और एक्सीडेंट एक्सेट्रा, जैसे कि किसी लेबर के साथ कोई हादसा होता है, एक्सीडेंट हो जाता है, इंसिडेंट हो जाता है, उसके लिए वो कंप्लेंट लॉन्च कर सकता है विद इन 3 months ऑफ दैट इंसिडेंट टू द अथॉरिटीज, ये राइट है। Now, what is the role of contractors, which is provisioned under this Act? Registration of all contractors who employ or employed five or more interstate migrant workers on any day of the preceding 12 months. उन इन कॉन्ट्रैक्टर्स का रजिस्ट्रेशन होता है इस एक्ट के अंदर जिन्होंने 5 या 5 से ज़्यादा इंटरस्टेट माइग्रेंट वर्कर्स को डिप्लॉय किया है किसी भी साल के दिन में। Furnish the details of workmen periodically in such forms as prescribed by state government, जो कि state government है उसका जो format है उसके हिसाब से उन employees का या laborers का details को furnish किया जाना चाहिए through contractor. Maintain the registers indicating the details of interstate workers, registers बनने चाहिए जिसमें इनके laborers के workers के डिटेल्स रहेंगे। एंड मेक अवेलेबल फॉर स्क्रूटनी बाय स्टैचुरेटरी अथॉरिटीज़, इनको टाइमली इनको स्क्रूटनी कराना पड़ेगा स्टैचुरेटरी अथॉरिटीज़ से, ये कॉन्ट्रैक्टर्स का काम है। नेक्स्ट, इशू ऑफ पासबुक अफिक्स्ड विद अ पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ ऑफ अ वर्कमैन इंडिकेटिंग द नेम एंड द प्लेस ऑफ द एस्टैब्लिशमेंट वेयर द वर्कर इज एम्प्लॉयड, मतलब ये पासबुक जो है ये बनेगी उस जगह की जहाँ पे वो वर्कर जो है वो एम्प्लॉय किया गया, उस जगह की नहीं जहाँ पे वो रह रहा है, उस जगह पे जहाँ पे वो एम्प्लॉय किया गया है। द पीरियड ऑफ एम्प्लॉयमेंट, रेट्स ऑफ वेजेस एक्सेट्रा टू एवरी इंटरस्टेट माइग्रेंट वर्कमैन। रिपोर्टिंग बाय द कॉन्ट्रैक्टर द इंसिडेंस ऑफ फेटल एक्सीडेंट और सीरियस इंजरी ऑफ सच वर्कमैन टू द स्पेसिफाइड अथॉरिटीज़, अगर कोई एक्सीडेंट होता है, सीरियस इंजरी होती है वर्कमैन को, तो स्पेसिफाइड अथॉरिटीज़ को रिपोर्ट करना होता है कॉन्ट्रैक्टर को, ऑफ बोथ द स्टेट्स, मतलब अपने स्टेट के एंड जिस स्टेट से वो आया है, एंड ऑल्सो द नेक्स्ट ऑफ किन ऑफ द वर्कमैन, मतलब उनके किसी रिश्तेदार को भी बताना पड़ता है। लायबल फॉर प्रिस्क्राइब्ड पनिशमेंट्स फॉर वायलेशंस इन कमिटिंग दिस एक्ट, अगर किसी कॉन्ट्रैक्टर ने इस एक्ट के अकॉर्डिंग नहीं किया तो दे आर लायबल फॉर अ पनिशमेंट। What is the role of principal employers? Registration of all principal employers who employs or employed directly or indirectly 5 or more interstate migrant workmen on any day on the preceding 12 month, मतलब जो भी employers हैं जो उनको नौकरी दे रहे हैं या काम दे रहे हैं उनका registration होता है। Maintain the registers indicating the details of interstate workers and make available for scrutiny by statutory authority, मतलब वो रजिस्टर्स जो हैं वो स्टैचुरेटरी अथॉरिटी से स्क्रूटनाइज किए जाएंगे टाइमली। रोल ऑफ प्रिंसिपल एम्प्लॉयर नेक्स्ट है, एवरी प्रिंसिपल एम्प्लॉयर शैल नॉमिनेट अ रिप्रेजेंटेटिव ड्यूली अथोराइज्ड बाय हिम टू बी प्रेजेंट एट द टाइम ऑफ डिसम्बर्समेंट ऑफ वेजेस बाय द कॉन्ट्रैक्टर। दोबारा पढ़ते हैं, every principal employer shall nominate a representative duly authorized by him to be present at the time of disbursement of wages, मतलब कि जब उन लोगों को wages दिए जाते हैं तो एक रिप्रेजेंटेटिव जो है वो ड्यूली ऑथोराइज करके वहाँ पे दिया जाता है कॉन्ट्रैक्टर के यहाँ, तो उसकी ड्यूटी है कि ऑल द अमाउंट्स पेड आर जस्टिफाइड एंड शुड बी प्रिस्क्राइब्ड ऑल्सो, उनको जो है टैबुलेट किया जाएगा। नाउ प्रिंसिपल एम्प्लॉयर शैल बी लायबल टू बेयर द वेजेस एंड अदर बेनिफिट्स टू इंटरस्टेट वर्कर्स इन केस ऑफ फेलियर बाय द कॉन्ट्रैक्टर टू इफेक्ट द सेम। सो कॉन्ट्रैक्टर अगर फेल होते हैं तो प्रिंसिपल एम्प्लॉयर शैल बी लायबल टू बेयर द वेजेस, उनको देना पड़ेगा उनको, बिकॉज दे हैव गॉट देम फ्रॉम अनदर स्टेट एज देयर ओन रिस्पॉन्सिबिलिटी, उनकी लायबिलिटी है। लायबल फॉर प्रिस्क्राइब्ड पनिशमेंट्स फॉर वायलेशन कमिटेड अंडर दिस एक्ट, अगर इन सारी चीज़ों को प्रिंसिपल एम्प्लॉयर नहीं करते हैं दे आर लायबल फॉर प्रिस्क्राइब्ड पनिशमेंट्स। रोल ऑफ स्टेट गवर्नमेंट्स, अपॉइंटमेंट ऑफ इंस्पेक्टर्स टू ओवरसी इम्प्लीमेंटेशन ऑफ दिस एक्ट, वहाँ जो स्टेट गवर्नमेंट है वो इंस्पेक्टर्स अपॉइंट करते हैं कि ये एक्ट प्रॉपरली फॉलो हो रहा है कि नहीं हो रहा। अपॉइंटमेंट ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑफिसर्स टू ग्रांट एंड रिवोक रजिस्ट्रेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्टर्स,
प्रिंसिपल एम्प्लॉयर्स और इस्टेब्लिशमेंट, इफ़ इन केस कोई भी कॉन्ट्रैक्टर या प्रिंसिपल एम्प्लॉयर या कोई इस्टेब्लिशमेंट ये एक्ट फॉलो नहीं कर रहे हैं तो उनका रजिस्ट्रेशन रिवोक हो जाएगा, यानी कि वापस ले लिया जाएगा। अपॉइंटमेंट ऑफ लाइसेंसिंग ऑफिसर्स टू ग्रांट, सस्पेंड एंड रिवोक लाइसेंसेज ऑफ कॉन्ट्रैक्टर्स सेम इफ़ दे आर लाइबल एंड इफ़ दे आर नॉट कमिटिंग टू दिस एक्ट, उनके लाइसेंसेज भी रिवोक हो जाते हैं या सस्पेंड हो जाते हैं, जो भी कॉन्ट्रैक्टर प्रिंसिपल एम्प्लॉयर या एस्टैब्लिशमेंट है। तो making rules for carrying out the purpose of this act subject to the condition of previous publication, entertaining appeals from aggrieved parties and disposal of the same as per this act। गाइज ये एक्ट जो था ये बना 1979 में था, बट दिस केम इनटू इफेक्ट फ्रॉम 1 जुलाई 1989, सो 1987 सॉरी। सो थैंक यू गाइज। एज वी ऑल नो इन द टाइम दिस इज़ वन ऑफ द बेयर एक्ट, बेसिकली बेयर एक्ट हमारे पॉलिटी का एक बहुत इंपॉर्टेंट एक बेस बनाते हैं। इसमें बेसिकली क्या है कि आपका एज यूर ऑल सीइंग आजकल बहुत सारे लेबरर्स हैं जो एक स्टेट से दूसरे स्टेट पैदल जा रहे हैं बिकॉज ऑफ दिस पैंडमिक। सो एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम इट इज़ इम्पॉर्टेंट दैट दीज पीपल शुड बी अवेयर कि उनके राइट्स क्या हैं और कॉन्ट्रैक्टर्स एम्प्लॉयर्स इनकी ड्यूटी क्या है। सो मेक देम अवेयर, spread awareness, and this is of course very important with respect to current affairs and exam point of view as well। Guys, if you like this video, found it informative, please do subscribe to my channel by clicking the bell icon। I'm sure आपको आगे आने वाले videos भी बहुत informative लगेंगे। Stay tuned guys, thank you।